प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे कानून और नैतिकता में संबंध। क्या? कानून तथा नैतिकता में संबंध। अक्सर मैंने देखा है कि विद्यार्थी कानून और नैतिकता की अवधारणा को भाई वास्तविक रूप में एक समझ बैठते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जब कानून तथा नैतिकता की अवधारणा का अध्ययन किया जाता है, इन दोनों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो इन दोनों अवधारणाओं में समानताएं होती हैं और असमानताएं भी होती हैं। क्या कहा मैंने? समानताएं भी होती हैं और असमानताएं भी होती हैं। वास्तव में कानून और नैतिकता के पारस्परिक संबंध को लेकर के विद्वान दो भागों में बटे हुए हैं, जैसा कि मैंने यहां पर नोट भी किया है। कुछ विद्वान तो ये कहते हैं, जैसे कि प्लेटो और अरस्तु ने कहा है। प्लेटो जो कि राजनीति दर्शन के जनक हैं, अरस्तु जो कि राजनीति विज्ञान के जनक हैं। प्लेटो की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक है और अरस्तु की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स है। ठीक है, वैसे किताबें इन्होंने बहुत लिखी है, मैं इनके ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। बाकी प्लेटो और अरस्तु के ऊपर मैंने काफी लेक्चर अपलोड भी कर दिया, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत। बेटा, यहां प्रथम जो मत है जिससे संबंधित विद्वान विशेषकर प्लेटो और अरस्तु हैं, उनका कहना है कि कानून तथा नैतिकता एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक मत तो ये है। दूसरा मत कहता है कि कानून और नैतिकता में अंतर होता है, अंतर मानते हैं, जैसे कि कौटिल्य ने, मैकियावेली ने और इसी के साथ में जॉन ऑस्टिन ने कानून और नैतिकता में अंतर माना है। कौटिल्य जो कि हमारे भारत के हैं, जिनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। मैकियावेली जो कि इटली के हैं, ये वही मैकियावेली है जिनको कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है। ये वही मैकियावेली है जिन्होंने राजनीति को धर्म और नैतिकता से बिल्कुल अलग किया। मतलब सबसे पहले राजनीति को धर्म और नैतिकता से यदि किसी ने अलग किया है तो मैकियावेली ने ही किया है। हालांकि मैकियावेली वास्तविक रूप में राजनीति में अनैतिकता को नहीं बढ़ावा देना चाह रहे हैं, बस उनका कहना तो यह है कि वास्तविक रूप में राजनीति के अंतर्गत नैतिकता और अनैतिकता को ना देखा जाए। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में स्पष्ट रूप में कहा है कि राजनीति का मापदंड राजनीति को नैतिक नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में नैतिक और राजनीतिक तत्व, ये जो नैतिक तत्व है वो राजनीतिक तत्व न होकर के व्यक्तिगत तत्व है। मतलब जो नैतिक तत्व है वो राजनीतिक तत्व नहीं होता है, बल्कि जो नैतिक तत्व है वह व्यक्तिगत तत्व होता है। इसलिए राजनीतिक निर्णय लेते समय वास्तविक रूप में व्यक्तिगत तत्व अर्थात नैतिकता को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। ये बात मैकियावेली ने कही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैकियावेली राजनीति में अनैतिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, नहीं, ये अर्थ हरगिज नहीं है। जबकि ज्यादातर विद्यार्थी इसका यही भावार्थ निकालते हैं कि मैकियावेली राजनीति में अनैतिकता को बढ़ाते। नहीं नहीं नहीं, इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि वास्तविक रूप में जो नैतिकता है वो वास्तव में राजनीतिक तत्व न होकर व्यक्तिगत तत्व है। इसलिए वास्तव में राजनीति का जो मापदंड है वह राजनीति की हो, नैतिक नहीं हो, क्योंकि नैतिकता एक व्यक्तिगत तत्व है। इसलिए राजनीति का मापदंड है वो राजनीति ही हो, नैतिकता नहीं हो। मैकियावेली का तो ये कहना है। तो दूसरे जो विद्वान है, जिसमें कौटिल्य, मैकियावेली और जॉन ऑस्टिन, फिर से बोल रहा हूं, कौटिल्य, मैकियावेली और जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ये वही है ऑस्टिन जिन्होंने कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धांत दिया है। ठीक है बेटा, तो कौटिल्य, मैकियावेली और जॉन ऑस्टिन ने कानून और नैतिकता में क्या है? अंतर माना है। तो कानून और नैतिकता के संबंधों का जब हम अध्ययन करते हैं तो विद्वान दो भागों में बटे हुए हैं। मतलब वास्तविक रूप में पहले जो विद्वान है, जिसमें प्लेटो और अरस्तु आता है, वो तो ये कहते हैं कि कानून और नैतिकता एक दूसरे की पूरक है। कैसे है पूरक? इसका सीधा सा भावार्थ होगा कि वास्तविक रूप में जो नैतिकता है वह नैतिकता कानून का मार्गदर्शन करती है और जो कानून है वह नैतिकता को ताकत देता है। देखना, ध्यान देंगे, क्या यहां पर जो कानून है वो नैतिकता को ताकत देता है, इसलिए एक दूसरे के पूरक है। मतलब
कानून नैतिकता के बिना अधूरा है और नैतिकता कानून के बिना अधूरा है। कैसे? नैतिकता कानून का मार्गदर्शन करती है जबकि कानून नैतिकता को ताकत देता है। क्यों? क्योंकि कानून राज्य के द्वारा बनाए जाते हैं और जब राज्य के द्वारा बनाए जाते हैं तो कानूनों की यदि अवहेलना की जाती है तो ऐसी स्थिति में दंड की व्यवस्था की जाती है। इसलिए वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो नैतिकता है वो नैतिकता कानून का मार्गदर्शन करती है। कानून जो बनाए जाते हैं जनमत के हिसाब से, नैतिकता के हिसाब से बनाए जाते हैं और फिर जो कानून होता है वो नैतिकता को ताकत देता है और नैतिकता कानून का मार्गदर्शन करती है। इसलिए एक दूसरे की क्या हो गई बेटा? पूरक हो गई। और दूसरी बात आती है कि कानून और नैतिकता में अंतर होता है, जैसा कि कौटिल्य ने, मैकियावेली ने और जॉन ऑस्टिन ने ये बात बतलाई है। तो सबसे पहले यहां आप नोट करेंगे कि राजनीतिक दार्शनिकों के बीच विवाद का विषय रहा है क्या? कि कानून और नैतिकता में समानता है या असमानता है। तो यहां पर हम दोनों ही बात लेंगे कि कानून और नैतिकता में समानता भी है और कानून और नैतिकता में असमानता या अंतर भी है। ये दोनों बातें मैं आपको ठीक से समझाऊंगा। सबसे पहले तो ये नोट करेंगे कि राजनीतिक दार्शनिकों के बीच में कानून और नैतिकता के संबंध में जो विवाद है वो विवाद का विषय रहा है, अर्थात राजनीतिक दार्शनिकों के बीच में ये जो कानून और नैतिकता का संबंध है वो विवाद का विषय रहा है। और इस विवाद के विषय में विद्वान दो भागों में बंट जाते हैं। एक तरफ विद्वान कहते हैं कि कानून और नैतिकता एक दूसरे के पूरक है, जैसा कि प्लेटो और अरस्तु ने कहा है। इनका कहना है कि पूरक क्यों है? पूरक इसलिए कि नैतिकता जो होती है वो कानून का मार्गदर्शन करती है और जो कानून होता है वो नैतिकता को ताकत देता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। और दूसरे जो विद्वान है वो ये कह रहे हैं कि कानून और नैतिकता में अंतर होता है, जैसा कि इस अंतर की बात कौटिल्य ने की है, मैकियावेली ने की और जॉन ऑस्टिन ने की है। फिर से कह रहे हैं जॉन ऑस्टिन वही है जिन्होंने कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धांत दिया है। मैंने जॉन ऑस्टिन के कानूनी प्रभुसत्ता के सिद्धांत के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है। मैकियावेली के ऊपर भी मैंने कितने लेक्चर अपलोड कर रखे हैं और कौटिल्य के ऊपर भी मैंने 1-2 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो मैंने यहां लिखा है प्लेटो अरस्तु राज्य के उद्देश्य को नैतिक मानते थे। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि देखो जो प्लेटो और अरस्तु है, प्लेटो और अरस्तु के समय में वास्तव में देखो राज्य और समाज में, विशेषकर यदि हम प्लेटो की बात लें तो राज्य और समाज में स्पष्ट रूप में अंतर उभर कर सामने नहीं आया था। हालांकि अरस्तु ने राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र का पृथक्करण कर दिया था, यह बात भी सत्य है। इसी के आधार पर अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता माना जाता है। लेकिन फिर भी प्लेटो और अरस्तु राज्य के उद्देश्य को नैतिक मानते थे। मतलब प्लेटो और अरस्तु दोनों ही राज्य को एक नैतिक संस्था मानते थे। इसलिए प्लेटो और अरस्तु का कहना है कि कानून और नैतिकता वास्तविक रूप में एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात नैतिकता के बिना कानून अधूरा है और कानून के बिना नैतिकता अधूरा है। ये बात प्लेटो और अरस्तु कह रहे हैं। प्लेटो जो कि राजनीति दर्शन के जनक कहलाते हैं, अरस्तु जो कि राजनीति विज्ञान के जनक कहलाते। जनक मतलब पिता, ये आपको याद रखना है। प्लेटो की विषय प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है रिपब्लिक, अरस्तु की विषय प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। बाकी इन्होंने और भी बहुत किताबें लिखी हैं। ऐसा तक कहा जाता है कि अरस्तु के द्वारा लिखी पुस्तकें ऊंटों पर लद कर जाया करती थी उस जमाने में। यूनान की बात है, ये लगभग 2900 वर्ष पहले की बात है। प्लेटो ने भी लगभग 36 ग्रंथ लिखे हैं, तो उन सबका मैं यहां पर नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मुझे तो कानून नैतिकता के संबंध की चर्चा करनी है। ठीक है बेटा, अब हम इसके 2 पार्ट बना रहे। पार्ट नंबर 1 कानून तथा नैतिकता में संबंध, अर्थात वास्तविक रूप में सबसे पहले कानून नैतिकता में संबंध का पहला पार्ट लेंगे कि कानून और नैतिकता में समानता होती है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसा कि इस डायग्राम के माध्यम से मैंने बताया, इस प्रथम बिंदु के आधार पर ले लेंगे आप। ये प्रथम बिंदु यही कह रहा है, प्रथम जो विद्वान है जैसा कि प्लेटो और अरस्तु है, ये यही कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में कानून और नैतिकता एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? पूरक होते हैं, पूरक होते हैं। इसलिए सबसे पहले हम ये लेंगे इसकी समानता की बात कि कानून और नैतिकता में क्या समानता होती है। सबसे पहले मैंने यह लिखा है जन्म विकास एक साथ, अर्थात वास्तविक रूप में प्रारंभ में जो ये कानून तथा नैतिकता में संबंध की बात आती है और जिसमें पहला पार्ट समानता ले रहे हैं हम, तो यहां प्रारंभ में वास्तविक रूप में कानून और नैतिकता का जन्म और विकास एक साथ हुआ है। क्या? कानून और नैतिकता का जन्म और विकास एक साथ हुआ है। क्यों? क्योंकि प्राचीन समय में वास्तविक रूप में रीति रिवाज जो होते थे, उन रीति रिवाजों को ही धीरे धीरे कानून का रूप दे दिया जाता था। इसलिए रीति रिवाज नैतिकता पर आधारित होते थे। अतः हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में प्रारंभ में प्राचीन समय में कानून और नैतिकता में
पूर्ण रूप में समानता होती थी और कानून और नैतिकता का जन्म तथा विकास एक साथ हुआ है, क्योंकि ये वास्तविक रूप में रीति रिवाजों पर आधारित होते थे, रीति रिवाजों पर आधारित होते थे। इसलिए कानून और नैतिकता में समानता को ठीक से समझे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्राचीन समय में कानून और नैतिकता का जन्म और विकास एक साथ हुआ है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में ये सब रीति रिवाजों पर आधारित होते थे। कहा भी जाता है कि प्राचीन समय में रीति रिवाज ही राजा हुआ करते थे और रीति रिवाजों का आधार किसी न किसी रूप में नैतिकता होता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि कानून और नैतिकता एक दूसरे के पूरक थे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पार्ट की, कानून और नैतिकता में समानता। दूसरा पार्ट होगा कानून तथा नैतिकता में अंतर या असमानता। तो प्यारे से प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको समानता और असमानता समझाऊं उससे पहले प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें। अच्छा, अब यहां एक बात फिर मैं दोहरा रहा हूं, ये डायग्राम जो मैंने बनाया इसका बेटा मतलब ये होगा, क्योंकि यहां पर विशेषकर जो ये दूसरा मत आता है कि कानून नैतिकता में अंतर माना जाता है, ये बात विशेषकर हम मैकियावली की ले रहे हैं। यहां पर कोटिल्य ने भी बात कही है, जॉन ऑस्टिन ने भी कही है और मैकियावली ने कही है। मैकियावली जो कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक है, जिनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है द प्रिंस। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। अब चूंकि मैकियावली ने स्पष्ट रूप में राजनीति और नैतिकता का सबसे पहले पृथक्करण किया था, मतलब मध्य युग का समापन मैकियावली के साथ होता है और आधुनिक युग का प्रारंभ भी मैकियावली से ही होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मध्य युग का समापन मैकियावली के साथ होता है और आधुनिक युग का प्रारंभ मैकियावली के साथ ही होता है। इसलिए मैकियावली ने सबसे पहले राजनीति को धर्म और नैतिकता से बिल्कुल अलग किया था। किसने? मैकियावली ने। लेकिन इसका मतलब आप ये नहीं लेंगे कि मैकियावली राजनीति में अनैतिकता को बढ़ावा दे रहे, नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है। बस मैकियावली इतना कहा है कि राजनीति का मापदंड राजनीतिक हो या राजनीति हो, नैतिक नहीं हो। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में नैतिक तत्व राजनीतिक तत्व न होकर व्यक्तिगत तत्व है। मतलब जो नैतिक तत्व है राजनीतिक तत्व न होकर के व्यक्तिगत तत्व है, इसलिए राजनीति का मापदंड राजनीति को नैतिक नहीं हो, क्योंकि नैतिकता व्यक्तिगत तत्व है। इसलिए राजनीति में कोई निर्णय लिया जाए तो उसका आधार ये व्यक्तिगत तत्व अर्थात नैतिक तत्व नहीं होना चाहिए। मैकियावली ने सिर्फ ये बात कही है, जैसे कि मैकियावली ने स्पष्ट रूप में अपनी पुस्तक द प्रिंस में लिखा है और राजा को कह रहा है, क्या कह रहा है कि राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय समझे जाएंगे। इसका मतलब मैकियावली स्पष्ट रूप में कह रहा है कि राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, लक्ष्य राज्य की रक्षा करना है, फिर साधन जो भी हो आदरणीय समझा जाएगा। वह साधन नैतिक भी हो सकता है और अनैतिक भी हो सकता है, क्योंकि मूल बात तो यहां यह है कि राजनीति का मापदंड राजनीति को नैतिक नहीं हो, क्योंकि नैतिकता जो है वो व्यक्तिगत तत्व है। इसलिए राजनीति में निर्णय लेते समय व्यक्तिगत तत्व को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। ये बात जरूर मैकियावली ने कही है। तो ये डायग्राम जो मैंने बनाया है इसको आप नोट कीजिएगा, इसके आधार पर कितने प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। चलिए अब हम बात करते हैं कानून तथा नैतिकता में समानता क्या है। नंबर 1 समानता है, दोनों का लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास करना है। बेटा ध्यान दें, वास्तव में कानून और नैतिकता इन दोनों का लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास करना है। देखिएगा, कानून का निर्माण राज्य के द्वारा किया जाता है, चूंकि राज्य अपने आप में अमूर्त है। राज्य की इच्छा के व्यक्ति सरकार में होती है, तो कानून बनाने का कार्य सरकार का हो गया। तो डेफिनेटली कानून और नैतिकता का लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास करना है। क्यों? क्योंकि राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे वो कानून जन कल्याण के संदर्भ में बनाए जाएंगे, जनहित के लिए बनाए जाएंगे। और ठीक इसी प्रकार से वास्तविक रूप में जो नैतिकता होती है उस नैतिकता का लक्ष्य भी क्या होता है? व्यक्तित्व का विकास करना ही होता है। किसी भी रूप में व्यक्ति क्या अनैतिकता को मानेगा? जैसे मान लीजिएगा ये कहा जाए कि भाई चोरी करना एक नैतिकता है, तो क्या इसको स्वीकार किया जाएगा? चोरी करना नैतिकता नहीं है बल्कि अनैतिकता है। चोरी करना क्या है? अनैतिकता है। तो समाज इसको किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए
कानून मतलब दोनों का लक्ष्य, अर्थात कानून तथा नैतिकता का लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास करना है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का। तो दोनों का लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास करना है, पहली समानता होगी। अर्थात आप नोट कर सकते हैं, कानून तथा नैतिकता का लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास करना है, पहली समानता। दूसरी समानता है बेटा, कानून तथा नैतिक नियमों का स्वरूप एक जैसा होता है, जैसे चोरी करना। समझाऊंगा मैं। देखो, कानून तथा नैतिक नियमों का स्वरूप एक जैसा होता है। कैसे होता है? क्योंकि वास्तविक रूप में अगर हम कानून की बात करते हैं तो मुझे बताइएगा, क्या चोरी करना इसको राज्य कानून के माध्यम से पुष्ट करेगा, स्वीकार करेगा कि भी चोरी की जा सकती है? नहीं, राज्य के द्वारा किसी भी रूप में ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा कि जो चोरी करेगा उसको दंड नहीं दिया जाएगा। राज्य के द्वारा कानून बनाया जाएगा कि जो चोरी करेगा उसको दंड दिया जाएगा। तो कानून चोरी करने जैसे अपराध को स्वीकार नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से वास्तविक रूप में जो नैतिक नियम होते हैं, उन नैतिक नियमों में भी क्या चोरी करने को स्वीकार किया जाएगा? क्या समाज ये कहेगा कि चोरी करना समाज के लिए एक नैतिक नियम है, चोरी करें, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है? नहीं। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा चोरी की जाती है तो उस व्यक्ति का नैतिकता के रूप में भी जो है मैं कहूंगा बहिष्कार किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। इसलिए कानून तथा नैतिक नियमों का स्वरूप एक जैसा होता है। जैसे चोरी करने के उदाहरण के आधार पर आप समझ सकते हैं, चोरी करने को दोनों ही गलत मानते हैं, कानून भी गलत मानता है और नैतिक नियम जो होते हैं, नैतिकता होती है, वो भी चोरी करने को गलत मानते हैं। ठीक है बेटा। तीसरा समानता है, कानून तथा नैतिकता एक दूसरे के पूरक है। अब बेटा ध्यान देंगे, कानून तथा नैतिकता एक दूसरे के पूरक है। जैसे यहां पर ये बात आ गई है कि नैतिकता कानून का मार्गदर्शन करती है और कानून नैतिकता को ताकत देता है। क्यों? क्योंकि जो नैतिकता है, उन नैतिकता का यदि पालन नहीं किया जाता तो ऐसी स्थिति में दंड देने की व्यवस्था की जानी चाहिए, उनको कानून का रूप दे दिया जाता है। और चूंकि जो नैतिकता होती है वो कानून का अर्थात जो व्यवस्थापिका होती है जिसके द्वारा कानून बनाए जाते हैं, नैतिकता मार्गदर्शन करती है व्यवस्थापिका का कि भाई इस प्रकार के कानून बनाए जाए, क्योंकि नैतिकता के विपरीत कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। इसलिए कानून नैतिकता, यहाँ कानून तथा नैतिकता एक दूसरे के पूरक है। मतलब कानून तथा नैतिकता एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के सहायक है, एक दूसरे के बिना अधूरे है। कैसे? जैसे मान लीजिएगा झूठ बोलने और चोरी करने का उदाहरण ले रहे हैं हम, तो क्या ये जो कानून है वो झूठ बोलने की अनुमति दे सकता है? हरगिज नहीं दे सकता है। ठीक इस प्रकार से जो नैतिकता होती है, क्या चोरी करने को नैतिकता माना जाएगा या अनैतिकता माना जाएगा? चोरी करने को अनैतिकता माना जाएगा। तो कहने का भावार्थ यह है कि वास्तविक रूप में कानून तथा नैतिकता एक दूसरे के पूरक है। ना तो झूठ बोलने की अनुमति दी जा सकती है कानून के माध्यम से, और ना ही चोरी करने को नैतिकता कहा जा सकता है। चोरी करना एक अनैतिकता है। और यदि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में झूठ बोलने वाले के लिए दंड की व्यवस्था भी की जाती है। अगला है, कानून नैतिकता की रक्षा करता है, वहां नैतिकता कानून के लिए सहायक है। अब देखो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कानून नैतिकता की रक्षा करता है। कानून नैतिकता की रक्षा करता है, क्यों करता है? क्योंकि वास्तविक रूप में जो नैतिक नियम होते हैं उन नैतिक नियमों को कानून ताकत देता है। आप ये देखेंगे हम कि समाज में वास्तविक रूप में कुछ नैतिक नियम ऐसे होते हैं जिनका पालन करना समाज के लिए निहायत जरूरी है, और यदि पालन नहीं किया जाता है, बार बार उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में नैतिक नियमों को कानून का दर्जा दे दिया जाता है। और जब कानून का दर्जा दे दिया जाता है तो पालन करना निहायत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कानून का यदि उल्लंघन किया जाएगा तो दंड दिया जाएगा फिर डेफिनेटली। इसलिए कानून नैतिकता की रक्षा करता है, वहां नैतिकता कानून के लिए सहायक है। जो नैतिकता है कानून के लिए सहायक है। क्यों सहायक है? क्योंकि वास्तविक रूप में कानून का मार्गदर्शन करती है, अर्थात नैतिक नियमों के आधार पर व्यवस्थापिका के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। और कानून नैतिकता को ताकत देता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में जो नैतिक नियम ऐसे होते हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक होता है, तो धीरे धीरे व्यवस्थापिका के द्वारा उनको कानून का रूप दे दिया जाता है, और फिर यदि उनका उल्लंघन किया जाता है तो फिर ऐसे में दंड का प्रावधान होता है, उनको दंडित किया जाता है। इसलिए कानून नैतिकता की रक्षा करता है, वहां नैतिकता कानून के लिए सहायक है। और पांचवी समानता है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ध्यान देंगे, देखो दोनों मतलब कानून और नैतिकता एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वास्तविक रूप में समय और परिस्थिति के हिसाब से दोनों बदलते रहते हैं। दोनों गुण कानून और नैतिकता बदलते रहते हैं। जैसे मान लीजिएगा कानून है तो कानून में समय के हिसाब से परिवर्तन होता है, ठीक उसी प्रकार से नित्य नए नैतिक नियम
उपजते रहते हैं और उन नैतिक नियमों को कानून का दर्जा दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से कानून भी जो होते हैं वास्तविक रूप में नैतिक नियमों के आधार पर ही जो है उपजते रहते हैं, बनते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं। मतलब समय और परिस्थिति के हिसाब से नित्य नए नैतिक नियम बनते रहते हैं, नित्य नए कानून बनते रहते हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, क्योंकि कानून नैतिकता को प्रभावित करता है और नैतिकता कानून को प्रभावित करता है। कानून नैतिकता को कैसे प्रभावित करेगा? कानून नैतिकता को इसलिए प्रभावित करेगा कि वास्तविक रूप में कुछ नैतिक नियम ऐसे होते हैं जो कि समाज के हित में नहीं होते, तो उन नैतिक नियमों को समाप्त किया जाता है। और कुछ नैतिक नियम ऐसे होते हैं जिनका पालन करना निहायत जरूरी होता है और समाज उनका उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य के द्वारा उसे कानून का दर्जा दे दिया जाता है और कानून का दर्जा दे दिया जाता है तो उसका पालन किया ही जाता है। ठीक इसी ही प्रकार से वास्तविक रूप में जो नैतिकता होती है वो नैतिकता भी कानून को प्रभावित करती है। कैसे करती है? क्योंकि वास्तविक रूप में जो नैतिकता होती है वो व्यवस्थापिका को किसी न किसी रूप प्रभावित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है। इसलिए दोनों अर्थात कानून और नैतिकता एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मतलब कानून नैतिकता को प्रभावित करता है और नैतिकता कानून को प्रभावित करता है। मैंने यहां लिखा भी है दोनों बदलते रहते हैं। समय और परिस्थिति के हिसाब से वास्तविक रूप में कानून में भी परिवर्तन होता है और कानूनों के हिसाब से नैतिकता में परिवर्तन होता है। नैतिकता में परिवर्तन होता है तो नैतिकता के हिसाब से कानून में भी परिवर्तन होता रहता है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फिर मैंने यहां लिखा है कि दोनों बदलते रहते हैं, मतलब कानून नैतिकता समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कानून और नैतिकता एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इसमें ये 5 समानताएं होगी। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट लेंगे बेटा, कानून तथा नैतिकता में अंतर। अब जो ये कानून और नैतिकता, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? अब जैसे ये अंतर की बात आती है तो राज दार्शनिकों के बीच विवाद का विषय यही तो रहा है कि भी कानून और नैतिकता एक दूसरे के पूरक है। कुछ तरफ तो ये विद्वान करे प्लेटो अरस्तु जैसे, और दूसरी तरफ कौटिल्य, मैकियावली और जॉन ऑस्टिन जैसे ये कह रहे हैं कि भी कानून नैतिकता में मतलब ये अंतर है, एक दूसरे के पूरक नहीं है बल्कि इन दोनों में अंतर है। तो अंतर की बात विशेषकर कौटिल्य ने, मैकियावली ने और जॉन ऑस्टिन ने की है। तो बेटा यहां ध्यान देंगे कानून तथा नैतिकता में अंतर ले रहे हैं, मतलब इसका दूसरा जो ये मत है ये ले रहे हैं। भाई विद्वान 2 भागों में बटे हुए, पहले कह रहे हैं एक दूसरे के पूरक है कानून नैतिकता, दूसरे कह रहे हैं कि कानून और नैतिकता में अंतर है, ये असमानता मानते हैं। तो दूसरा जो ये तर्क है दूसरा ले रहे हैं हम, कानून तथा नैतिकता में अंतर होता है। अंतर के बारे में विशेषकर कौटिल्य, मैकियावली और जॉन ऑस्टिन ने कहा है। मतलब कौटिल्य, मैकियावली और जॉन ऑस्टिन का कहना है कि कानून और नैतिकता में अंतर होता है। कौटिल्य ने स्पष्ट रूप में कहा है कि आप अपना साध्य तय कीजिएगा, साधन जो भी होगा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैकियावली ने भी कहा है कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से बिल्कुल अलग किया जाए। मैकियावली ने सबसे पहले आधुनिक युग में राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग कर दिया और मैकियावली स्पष्ट रूप में कहा कि राजनीति का मापदंड राजनीति को नैतिक नहीं हो। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में नैतिक तत्व राजनीतिक तत्व न होकर व्यक्तिगत तत्व है। इसलिए राजनीतिक निर्णय लेते समय व्यक्तिगत तत्व अर्थात नैतिक तत्वों को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। मतलब राजनीतिक आधार धर्म और नैतिकता नहीं होना चाहिए, अर्थात राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग किया जाना चाहिए। ये बात मैकियावली नहीं कही। इसलिए मैकियावली के साथ ही मध्य युग का अंत होता है और मैकियावली से ही मध्य युग का क्या अंत होगा और मैकियावली के साथ ही आधुनिक युग का प्रारंभ होगा। फिर से बोल रहा हूं, मैकियावली के साथ ही आधुनिक युग का प्रारंभ होता है और मध्य युग का समापन होता है। कैसे भी बोल सकते हैं आप। अब देखो बेटा, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में ये बात की है, मैकियावली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में ये बात स्पष्ट रूप में कही है। अर्थात द प्रिंस अर्थात राजा के अंतर्गत राजा पुस्तक में इन्होंने राजा के आचरण के नियमों का उल्लेख किया है। जैसे मैकियावली ने कहा है कि राजा में शेर जैसा साहस और लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए। राजा को जो है कभी भी जनता की संपत्ति नहीं हड़पना चाहिए, चाहे वह लोगों की हत्या कर दे लेकिन उनकी संपत्ति ना ले। क्यों? क्योंकि लोग वास्तविक रूप में अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार संपत्ति को करते हैं। इसी के साथ मैकियावली ने कहा है, क्या कहा है कि राजा को टुकड़ों में अत्याचार नहीं करना चाहिए बल्कि एक साथ अत्याचार करना चाहिए। इसी के साथ मैकियावली ने कहा है कि राजा को लगातार अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये कुछ मतलब सूत्र दिए गए। तो डेफिनेटली मैकियावली व्यवहारिक राजनीति की बात कर रहे हैं, ये आदर्श की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैकियावली ने राजनीतिक आधार धर्म और नैतिकता को नहीं माना है। अतः यह कहा जा सकता है कि कौटिल्य, मैकियावली और जॉन ऑस्टिन जिन्होंने कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धांत दिया, इनका भी कहना है कि कानून तथा नैतिकता में अंतर होता है। अब देखें बेटा, इसमें पहला अंतर है क्या है और क्या होना चाहिए। अर्थात इसमें वास्तविक रूप में कानून का जो संबंध है वो क्या है, इससे
कि किस प्रकार के कानून बनाए जाने हैं। मतलब कानून का संबंध क्या है, ईद से है, और नैतिकता का संबंध क्या होना चाहिए इसे। मतलब नैतिकता तो ये बताएगी कि भाई एक समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, जबकि कानून तो वर्तमान के बारे में बात करेगा कि वर्तमान समय में जो समाज व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, इस संदर्भ में किस प्रकार के कानून बनाए जाने हैं है की बात करेगा ये। और नैतिकता चाहिए की बात करेगा ये, काल्पनिकता की बात करेगा, कानून तथ्य की बात करेगा। ये हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कानून तथ्य की बात करता है, नैतिकता मूल्य की बात करता है। इसलिए कानून क्या है पर बल देता है, इज पर बल देता है, और नैतिकता क्या होना चाहिए और पर बल देता है। तो ये अंतर होगा कानून नैतिकता में कि कानून क्या है वर्तमान स्थिति के ऊपर बल दे रहा है, जबकि नैतिकता क्या होना चाहिए भविष्य के ऊपर बल दे रहा है कि किस प्रकार की राज्य व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा है कानून का संबंध व्यक्तियों के बाहरी सामाजिक संबंधों से होता है, जबकि नैतिकता का संबंध बाहरी तथा आंतरिक दोनों क्रियाओं से होता है। बेटा समझे इसको, देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कानून का संबंध व्यक्तियों के बाहरी सामाजिक संबंधों से होता है। मतलब जो कानून होता है, इस कानून का संबंध व्यक्तियों की बाहरी सामाजिक संबंधों से होता है, बाहरी सामाजिक संबंधों से होता है, जबकि नैतिकता का संबंध बाहरी तथा आंतरिक दोनों क्रियाओं से होता है। मतलब नैतिकता का संबंध बाहरी और आंतरिक दोनों ही क्रियाओं से होता है। कैसे, उदाहरण समझेंगे। मैंने लिखा यहां, जैसे मानहानि कानून की दृष्टि से अपराध है। देखो मानहानि कानून की दृष्टि से अपराध है, तो मानहानि वास्तविक रूप में बाहरी सामाजिक संबंधों की बात आ गई। तो मानहानि कानून की दृष्टि से अपराध है, और मानहानि करना तथा मानहानि की सोचना भी नैतिक दृष्टि से गलत होता है। मतलब मानहानि करना ये तो बाहरी संबंध होगा, तथा सोचना भी, मतलब किसी की मानहानि के बारे में सोचना भी नैतिक दृष्टि से गलत होता है। तो वास्तविक रूप में ये मानहानि का जो उदाहरण दिया है, इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि कानून का संबंध व्यक्तियों के बाहरी सामाजिक संबंधों से होता है। कैसे, जैसे मानहानि कानून की दृष्टि से अपराध है। फिर जबकि नैतिकता का संबंध बाहरी तथा आंतरिक दोनों क्रियाओं से है। कैसे, जैसे मानहानि करना, ये मानहानि करना तो क्या होगा, बाहरी क्रिया होगी, और तथा सोचना ये आंतरिक होगी। इसलिए मानहानि करना तथा सोचना भी नैतिक दृष्टि से गलत होता है। मतलब मानहानि की सोचना भी नैतिक दृष्टि से गलत है। इसलिए कानून का संबंध व्यक्तियों के बाहरी सामाजिक संबंधों से होता है, केवल बाहरी संबंधों से होता है, जबकि नैतिकता का संबंध बाहरी तथा आंतरिक दोनों ही क्रियाओं से होता है। आप देख सकते हैं यहां पर मानहानि करना बाहरी क्रिया होगी तथा मानहानि की सोचना यह आंतरिक क्रिया होगी। तो कहा जा सकता है कि कानून का संबंध व्यक्तियों के बाहरी सामाजिक संबंधों से होता है, जबकि नैतिकता का संबंध बाहरी तथा आंतरिक दोनों क्रियाओं से होता है। उदाहरण के रूप में जैसे मानहानि करना कानून की दृष्टि से अपराध है, तो ये बाहरी सामाजिक संबंध हो गया, और मानहानि करना तथा सोचना ये बाहरी तथा आंतरिक दोनों हो गया। सोचना भी नैतिकता की दृष्टि से गलत होता है। ये दूसरा अंतर होगा। तीसरा अंतर है कानून राज्य का नियम है, नैतिकता सामाजिक निर्देश है। बेटा ध्यान देंगे, वास्तविक रूप में जो कानून होता है वो राज्य का नियम है, क्योंकि कानून जो होता है वह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मतलब कानून बनाना राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य। ये बात सत्य है कि राज्य अपने आप में अमूर्त समझता है। राज्य की इच्छा के व्यक्ति सरकार के माध्यम से होती है। सरकार की 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप जिसमें आधुनिक समय में हम देखेंगे तो नीतियों का निर्माण विशेषकर कार्यपालिकाओं के द्वारा ही किया जाता है। कहा भी जाता है कि व्यवस्थापिकाओं की शक्तियां घटती जा रही है, पतन होता जा रहा है, और कार्यपालिकाओं की शक्तियां बढ़ती जा रही है। खैर ये बात अलग है, परंतु हम ये तो कह सकते हैं कि कानून बनाने का कार्य सरकार का होता है। क्यों? क्योंकि राज्य तो अपने आप में अमूर्त होता है, और राज्य की इच्छा के व्यक्ति सरकार में होती है, क्योंकि सरकार अपने आप में एक मूर्त समझता है। तो बेटा कानून राज्य का नियम है। मतलब जो कानून होते हैं वो राज्य के द्वारा बनाए जाते हैं। कानून बनाना राज्य का सबसे प्रमुख कार्य है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। और नैतिकता सामाजिक निर्देश है, अर्थात जो नैतिकता होता है वो वास्तविक रूप में केवल सामाजिक निर्देश है, केवल निर्देश दे रहा है। जैसे मैंने लिखा ना, नैतिकता मार्गदर्शन का काम करती है। किसका? कानून का। जब राज्य कानून बनाता है तो वास्तविक रूप में नैतिकता उसका मार्गदर्शन करती है कि भी इस आधार पर कानून बनाए जाएं। मैं जैसे उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे हमारे भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेख किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्वों का मतलब क्या है कि वास्तविक रूप में सरकारों का ये कर्तव्य है, दायित्व है कि नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए जाएं। और आप देखते हैं हमारे भारत के अंतर्गत केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए जाते हैं। इसलिए जो नैतिकता है वह एक सामाजिक निर्देश होता है। इस सामाजिक निर्देश का यदि पालन नहीं भी किया जाता है तो ऐसी स्थिति में दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, अगर कानून का उल्लंघन किया जाता है तो दंड की व्यवस्था की जाती है। चौथा है
कानून प्राय लिखित, निश्चित, स्पष्ट होते हैं। बेटा ध्यान देंगे, अब कानून जो होते हैं वो प्राय है, क्या होते हैं, लिखित, निश्चित और स्पष्ट होते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ इसका पार्ट अलिखित भी हो सकता है। कानून प्राय लिखित, निश्चित, स्पष्ट होते हैं, जबकि नैतिकता परंपराओं पर आधारित होती है। ध्यान दें, जबकि नैतिकता परंपराओं पर आधारित होती है, इसलिए नैतिकता ना तो जो है लिखित होती है, ना निश्चित होती है और ना स्पष्ट होती है। मतलब नैतिकता अलिखित, अनिश्चित और अस्पष्ट होती है। ठीक है, जैसे कानून जो होते हैं, कानून का संहिताकरण किया जा सकता है, जबकि नैतिकता का संहिताकरण संभव नहीं है। आप ऐसे भी इसको नोट कर सकते हैं। पांचवा अंतर है कानून तथा नैतिकता के आकार में अंतर है। ध्यान दीजिएगा, कानून तथा नैतिकता के आकार में अंतर। क्या अंतर है? वास्तविक रूप में जो कानून होते हैं वो सर्वव्यापक होते हैं, अर्थात कानून सभी पक्षों के ऊपर लागू होते हैं, किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। जबकि नैतिकता होती है, नैतिकता वास्तविक रूप में सर्वव्यापक नहीं होती है, नैतिकता में अंतर होता है। व्यक्ति व्यक्ति के बीच नैतिकता अलग मिलेगी, समूह समूह के बीच नैतिकता अलग होती है, क्षेत्र क्षेत्र में नैतिकता भिन्न होती है। इसलिए व्यक्ति व्यक्ति, समूह समूह और क्षेत्र क्षेत्र में नैतिकता भिन्न भिन्न होती है, जबकि कानून सर्वव्यापक होते हैं, इसमें ऐसी कोई भिन्नता नहीं होती है। तो ये पांचवा अंतर होगा। छठा अंतर है दोनों में वह अंतर होता है जो अपराध तथा पाप में होता है। बेटा ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब कानून और नैतिकता में वह अंतर होता है जो अंतर अपराध तथा पाप में होता है। कानून और नैतिकता में वही अंतर होता है जो अपराध तथा पाप में होता है। कैसे? क्योंकि वास्तविक रूप में कानून का संबंध शरीर से होता है, नैतिकता का आत्मा से होता है। तो इसका मतलब क्या है कि कानून का उल्लंघन यदि किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में वास्तव में उसको उस कानून का उल्लंघन करने पर अपराधी माना जाएगा, और अपराधी माना जाएगा तो फिर उसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार ही उसे दंड दिया जाएगा, दंडित किया जाएगा। अर्थात कानून का संबंध शरीर से होता है, क्योंकि वास्तविक रूप में जो कानून बनाया गया है उस कानून का यदि व्यक्ति के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको अपराधी माना जाता है और उसके अपराध के हिसाब से उसे दंड दिया जाता है। जबकि नैतिकता का संबंध आत्मा से होता है। तो नैतिकता का संबंध आत्मा से होता है, तो कोई व्यक्ति मान लीजिएगा नैतिक नियमों का पालन नहीं कर रहा है, चोरी कर रहा है, अब झूठ बोल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में यहां पर एक प्रकार से मैं ये कहूंगा कि नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो नैतिकता वास्तविक रूप में नैतिकता का संबंध आत्मा से होता है। देखो फिर से बोलो, कानून का संबंध शरीर से होता है, नैतिकता का संबंध आत्मा से होता है, आत्मा से होता है। तो नैतिकता का उल्लंघन यदि किया जा रहा है, नैतिकता को नहीं माना जा रहा है, अनैतिक नियमों के आधार पर व्यक्ति अपना जीवन जी रहा है, जैसे मान लीजिएगा किसी वृद्ध व्यक्ति को या वृद्ध माता पिताओं को परेशान करना, उनकी सेवा नहीं करना, तो ये एक अनैतिक आचरण है। तो ऐसी स्थिति में ठीक है, सरकार के द्वारा धीरे धीरे व्यवस्थाएं की जा रही, कानून बनाए जा रहे, लेकिन फिर भी घरेलू मामला आ जाता है, अगर सरकार की नजर में नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में यदि वृद्ध माता पिताओं की सेवा नहीं की जा रही है तो वो अनैतिकता है। और वो अनैतिकता है, इसका मतलब उसका संबंध किससे? आत्मा से। आत्मा से तो इसका मतलब क्या होगा? एक प्रकार से उसको पाप मिलेगा इससे, मतलब वो पाप का भागीदार होगा। इसलिए बेटा वास्तविक रूप में कानून नैतिकता में वह अंतर होता है जो अपराध तथा पाप में होता है। कानून का उल्लंघन करने पर अपराधी कहलाता है, जबकि नैतिकता का पालन नहीं करने पर वो व्यक्ति पापी कहलाता है। ठीक है। और सातवां है कानून निर्मित होते हैं जबकि नैतिकता विकसित होती है। बेटा ध्यान देंगे, कानून निर्मित होते हैं क्योंकि राज्य का प्रमुख कार्य जो होता है वो कानून बनाना ही होता है, इसलिए कानूनों का निर्माण किया जाता है, वो निर्मित होते हैं। कानून किसके द्वारा बनाए जाते हैं? सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि राज्य अपने आप में अमूर्त होता है और सरकार में तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो कानून बनाने में सरकार के इन तीनों ही अंगों का योगदान होता है। कानून निर्मित होते हैं जबकि परंपरा जबकि नैतिकता विकसित होती है, अर्थात जो नैतिकता होती है वो रीति रिवाजों के माध्यम से धीरे 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 विकसित होती है, ये निर्मित नहीं होती है। और आठवां है कानून बुरे हो सकते हैं जबकि नैतिकता बुरी नहीं होती। बेटा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब इसमें ध्यान रखना है आपको कि कानून बुरे हो सकते हैं क्योंकि वास्तविक रूप में कभी कभी सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो जनहित में नहीं होते हैं, जनता के विरुद्ध भी, जनहित के विरुद्ध भी, जन कल्याण के विरुद्ध भी जो है कानून बनाए जाते हैं। तो कानून बुरे हो सकते हैं क्योंकि कभी कभी विदेशी सरकार है तो विदेशी सरकार के द्वारा अत्याचार किया जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी एक विदेशी सरकार अत्याचार कर सकती है।
ऐसे कानून बना सकती है जिससे कि लोगों पर अत्याचार ढाया जाए। 1947 से पहले हम बात करें तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमारे लिए जो कानून बनाए जाते थे तो वास्तव में वो अत्याचारी कानून ही हुआ करते थे। तो आप ये कह सकते हैं कि कानून तो बुरे हो सकते हैं भाई, व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, विदेशी सरकार के द्वारा भी कभी जब कानून बनाया जाता है, जो उपनिवेश होते हैं, पराधीन देश होते हैं, उनके लिए जो कानून बनाए जाते हैं उसमें संभव है कि वो कानून बुरे हो सकते हैं। उन कानूनों के माध्यम से अत्याचार संभव है, जबकि नैतिकता बुरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में नैतिकता के आधार पर अत्याचार संभव नहीं हो सकता है। मतलब नैतिकता कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। वो एक अलग बात है कि नैतिकता का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग होता है, लेकिन फिर भी डेफिनेटली कहा जा सकता है कि नैतिकता कभी बुरी नहीं होती। मान लीजिएगा एक नैतिक आचरण की बात करूं मैं कि अपने वृद्ध माता पिताओं की सेवा हमें करनी चाहिए, एक नैतिक नियम है, नैतिक निर्देश है कि नहीं। अब मान लो ये जो नैतिक नियम है तो क्या ये नैतिक नियम बुरा है? नहीं, बुरा तो नहीं है, अच्छा है, कभी बुरा हो ही नहीं सकता, इसलिए नैतिकता बुरी हो ही नहीं सकती है। अब एक अलग बात है कि नैतिक नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं, नैतिकता का पालन हो रहा है या नहीं। आज के दौर में हम देखते हैं तो वास्तविक रूप में सामाजिक विचलन, सामाजिक विघटन की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है। हम देखते हैं कि परिवार व्यवस्थाओं के अंतर्गत भी पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, संयुक्त परिवार हुआ करते थे, आज धीरे धीरे संयुक्त परिवार टूटते जा रहे, एकाकी परिवार आ गए। और एकाकी परिवार में भी हम देखते हैं कि माता पिता को अलग भोजन बनाना पड़ता है, जबकि बेटे बहू होते हैं वो अपना अलग भोजन बना रहे। तो बेटा ये नैतिकता का हिरास है, पतन है। परंतु नैतिकता अपने आप में कभी बुरी नहीं होती है, नैतिकता के यदि पालन किया जाए तो इससे समाज व्यवस्था का विकास संभव है। ठीक है बेटा, जैसे मैंने लिखा है कि विदेशी सरकार किसी अपने अधीन देश के ऊपर अत्याचार ढा सकती है, ऐसे कानून बना सकती है, जबकि नैतिकता में कभी भी अत्याचार संभव नहीं है। आप नोट करेंगे, नैतिकता में कभी भी अत्याचार संभव नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये 8 जो है इसमें अंतर हो गए कानून और नैतिकता में। इन 8 बिंदुओं के आधार पर आप बहुत बात समझ सकते हैं। अंत में मैंने यहाँ इसका निष्कर्ष निकाला है। निष्कर्ष में आप क्या कहेंगे? कानून और नैतिकता के संबंध के निष्कर्ष के बारे में कहेंगे कि वास्तविक रूप में कानून और नैतिकता में अंतर है, मानेंगे हम, क्योंकि 8 बिंदु से ये बात स्पष्ट होगी। अंतर है, परंतु दोनों में समीपता भी होती है। मतलब कानून और नैतिकता में अंतर तो है, पर इन दोनों में समीपता भी है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। जैसे यहाँ स्पष्ट लिखा है मैंने कि नैतिकता कानून का मार्गदर्शन करती है, जबकि कानून नैतिकता को ताकत देता है। नैतिकता के बिना कानून अधूरा है और कानून के बिना नैतिकता अधूरा है, ये बात भी सत्य है। इसलिए दोनों में समीपता भी होती है। फिर अगली बात आ रही है, आदर्श समाज की स्थापना अच्छे कानून के माध्यम से ही हो सकती है। अब ये बात आपको ध्यान रखनी, 2 मत हो गई, प्रथम और द्वितीय, 2 बिंदु बना सकते हैं, पहला दूसरा। क्या? आदर्श समाज की स्थापना अच्छे कानून के माध्यम से ही हो सकती है। मतलब अगर आपको एक आदर्श समाज की स्थापना करनी है, आपको एक ऐसे समाज की स्थापना करनी है कि जिस समाज में वास्तविक रूप में नैतिकता का ईमानदारी से पालन हो, तो आदर्श समाज की स्थापना अच्छे कानून के माध्यम से संभव हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो अच्छे नैतिक नियम होते हैं, उन नैतिक नियमों को यदि कानून का दर्जा दे दिया जाए तो क्या आदर्श समाज की स्थापना नहीं हो सकती है? यस, मैंने अभी कहा कि वृद्ध माता पिताओं की सेवा करना सभी का नैतिक दायित्व है। अब मान लो ऐसा संभव नहीं होता तो सरकार इसके लिए व्यवस्थाएं कर रही है, धीरे धीरे कानून बनाया जा रहा है किसके बारे में कि भाई वृद्ध माता पिताओं की सेवा हो, है इसके लिए संपत्ति के बारे में भी कितने कानून बना दिए गए हैं। तो डेफिनेटली सरकार इसमें प्रयास करती है। तो आप कहेंगे कि आदर्श समाज की स्थापना अच्छे कानूनों के माध्यम से ही हो सकती है। मतलब अगर आदर्श समाज की स्थापना करनी है, जो अच्छे नैतिक मूल्य हैं, उन मूल्यों को यदि स्थान देना है, उनका पालन करवाना है, तो उनको कानून का रूप दे दो आप। और जब कानून का रूप दे देंगे तो जो सर्वोच्च मूल्य है, जो नैतिकताएं हैं, वो नैतिकताओं को कानून का रूप दे दिया तो कोई दंड उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, तो फिर दंड किसको मिलेगा? तो आदर्श समाज की स्थापना होगी। इसलिए आप नोट करेंगे, आदर्श समाज की स्थापना अच्छे कानून के माध्यम से ही हो सकती है। अच्छा कानून कौन होता है? अच्छा कानून वो होता है जिसका ज्यादा से ज्यादा जनता के द्वारा पालन किया जाए। और जनता कब पालन करेगी? जबकि वो कानून जनता के लिए उपयोगी होंगे, सीधी सी बात है। दूसरा मत है, कानून का उद्देश्य ऐसी अवस्थाएं पैदा करना है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो। बेटा ध्यान देंगे, अब वास्तविक रूप में कानून का उद्देश्य क्या होता है? ऐसी अवस्थाएं पैदा करना है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो। तो कानून भी तो ऐसे बनाए जाएंगे जिससे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो, और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तभी संभव हो सकता है जबकि वहां पर नैतिक मूल्यों को, नैतिक आदर्शों को भी कानूनों में स्थान दिया जाए,
तभी ये संभव हो सकता है। अतः आप कह सकते हैं कि कानून और नैतिकता में अंतर भी है, परंतु एक दूसरे के समीप है, एक दूसरे के पूरक है। इन दोनों बिंदुओं के माध्यम से ये बात स्पष्ट हो रही है। चलिए अब फिर मैंने यहां पर लिखा है, प्लेटो अरस्तु ने राज्य के माध्यम से आदर्श समाज तथा आदर्श व्यक्ति की कल्पना की थी। अर्थात अगर हम राजनीति दर्शन के जनक प्लेटो और राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु की बात करें, तो प्लेटो और अरस्तु ने राज्य के माध्यम से आदर्श समाज तथा आदर्श व्यक्ति की कल्पना की थी। मतलब प्लेटो और अरस्तु आदर्श समाज तथा आदर्श व्यक्ति की कल्पना करते थे। किसके माध्यम से करते थे? राज्य के माध्यम से करते थे, क्योंकि ये राज्य को एक नैतिक संस्था मानते थे। बेटा ध्यान रखेंगे, ये प्लेटो और अरस्तु मतलब जो राज्य है, राज्य को एक नैतिक संस्था मानते थे। अब जैसे आगे जाकर के व्यक्तिवादी की बात करते थे, व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। अराजकतावादी कहते हैं कि राज्य अनावश्यक है, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। जबकि प्लेटो और अरस्तु ने नहीं कहा। प्लेटो और अरस्तु ने कहा कि राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य के बिना व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास हो ही नहीं सकता। इसलिए फिर नोट करेंगे आप यहां कि प्लेटो और अरस्तु ने राज्य के माध्यम से आदर्श समाज तथा आदर्श व्यक्ति की कल्पना करते थे। मतलब ये आदर्श समाज तथा आदर्श व्यक्ति की कल्पना करते थे। किसके माध्यम से? राज्य के माध्यम से। तो राज्य के माध्यम से कल्पना करते थे, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर कानून और नैतिकता, इन दोनों को प्लेटो और अरस्तु ने एक दूसरे का पूरक माना है, एक दूसरे का सहायक माना है। किसने? प्लेटो और अरस्तु ने। जैसा कि स्पष्ट रूप में कहा है प्लेटो और अरस्तु दोनों ने कि राज्य एक नैतिक संस्था है और राज्य के बिना व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास संभव ही नहीं हो सकता। जैसा कि अरस्तु ने कहा भी है कि जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे राज्य और समाज की कोई आवश्यकता नहीं है, वह व्यक्ति नहीं हो सकता। वह या तो जो है जंगली जानवर है, मतलब पशु है, या वह देवता है। अगर मनुष्य है तो मनुष्य समाज और राज्य के बिना नहीं रह सकता। किसने की ये बात? अरस्तु ने की है। इसका भावार्थ ये हुआ कि वास्तविक रूप में यदि समाज का विकास करना है तो बिना राज्य के उसका विकास नहीं हो सकता है, बिना राज्य के उसका विकास नहीं हो सकता है। इसलिए प्लेटो और अरस्तु दोनों ने ही नगर राज्य को एक आदर्श संस्था माना था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अतः अंत में हम ये कह सकते हैं कि कानून और नैतिकता एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के सहायक है। ये दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। नैतिकता के बिना कानून अधूरा है और कानून के बिना नैतिकता अधूरा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं। नैतिकता फिर दोहराओ, नैतिकता कानून का मार्गदर्शन करती है और कानून नैतिकता को ताकत देता है, क्योंकि नैतिक नियमों का पालन पूर्ण रूप में तभी होगा जबकि उनको कानून का दर्जा दे दिया जाएगा। इसलिए कानून नैतिकता को ताकत देता है और नैतिकता कानून का मार्गदर्शन करता है। ये व्यवस्थापिका को ये बताता है, कार्यपालिका को बताता है कि किस प्रकार के कानून बनाने जिससे कि जनता का, समाज का कल्याण हो सके, मतलब जन कल्याण में कानून बनाए जाए। नैतिकता ये मार्गदर्शन देती है। तो ये होगा कानून तथा नैतिकता में संबंध में दो बातें लिए मैंने, पहला समानता और दूसरा अंतर या असमानता। मुझे पूरा विश्वास है कि कानून तथा नैतिकता में पारस्परिक संबंध के बारे में आप ये दोनों पार्ट ठीक से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।